मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सांप मेरे आगे आगे चलने लगा। नंबरदार की लाश फर्श पर पड़ी थी। मैंने इसकी राइफल तो वहीं रहने दी, मगर इसकी राइफल से संगीन उतार कर हाथ में थाम ली। फायर की आवाज़ जेल के अमले को होशियार कर सकती थी, लेकिन संगीन से मैं अपने रास्ते की रुकावट दूर कर सकता था। मैं बरामदे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर जेल के अहाते में अंधेरा छाया था। सामने वाली दीवार की कोठरियों में कहीं कहीं बाहर की जानिब मध्यम रोशनी के बल्ब जल रहे थे। एक पहरेदार आवाज़ लगाता इस दीवार के करीब से गुजर गया। दीवार के ऊपर बाएं जानिब आहिनी तारों के पास एक बल्ब जल रहा था। इसकी रोशनी ज्यादा बाहर की तरफ पड़ रही थी। पहरेदार की आवाज़ पर मैं पीछे की तरफ हट गया। जब वो दूर चला गया तो मैं दीवार के इस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां जरा अंधेरा था। मेरा इरादा यहाँ से दीवार फांदने का था, लेकिन सांप मेरे साथ नहीं जा रहा था। वो मुझे दूसरी तरफ चलने का इशारा कर रहा था। वो कोने वाली एक कोठरी की तरफ तेजी से रेंग कर जाता और फिर मेरे पास वापस आ जाता। मैंने सोचा हो सकता है कि सुधा रंगनी यहाँ कैद हो। सुधा की याद से मेरा दिल भरा है। अगर वो इस कोठरी में बंद है तो मेरा फर्ज है कि मैं इसे भी अपने साथ ले चलूं। मैं सांप के पीछे पीछे झुककर चलने लगा। कोठरी के कोने पर बल्ब लगा था। इसकी पिछली दीवार अंधेरे में डूबी हुई थी। सांप इधर को ही गया था। दूर से पहरेदार की आवाज़ आई। वो चक्कर लगाता हुआ वापिस आ रहा था। मैं एकदम जमीन पर लेट गया। पहरेदार आवाज़ लगाता आके निकल गया। मैं उठा और पंजों के बल दौड़कर कोठरी के कम में आ गया। यहाँ कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। खिड़की पहलू वाली दीवार में थी। सांप भी इधर ही को गया था। यहाँ पहली बार मुझे किसी लड़की की सिसकती आवाज़ सुनाई दी। मैं दबे पांव चलकर खिड़की के पास आया। खिड़की पर सलाखें और जाली चढ़ी हुई थी। यही वजह थी कि सांप अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। काला सांप दीवार के साथ खिड़की के ऊपर चिमटा जाली में से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। जाली में से धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना चेहरा जाली के कोने से लगाकर कोठरी में निगाह डाली। अंदर का मंजर देखकर मेरा खून खोल उठा। कोठरी के कोने में स्टूल पर मोमबत्ती जल रही थी। सुधा रंगनी को मैं भला कैसे नहीं पहचान सकता था। वो चारपाई के साथ बंधी पड़ी थी। दो काले कलोटे आदमी इसके सामने फर्श पर बैठे दारू पी रहे थे। सुधा रंगनी बार बार अपनी गर्दन इधर उधर मार रही थी और सिसकियां भर रही थी। ये मंजर मेरा खून खोल देने के लिए काफ़ी था। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता कोठरी के दरवाजे की तरफ है। सांप भी मेरे साथ। कोठरी का दरवाज़ा एक ही पटका था और लोहे का था। वहाँ से अंदर जाने के लिए सांप को रास्ता नहीं मिल रहा था। वो दरवाजे से लिपट लिपट जाता था। मैंने संगीन के दस्ते से दरवाजे को आहिस्ता से दस्तक दी और लपक कर पीछे अंधेरे में गया। कौन है? अरे डेओ, नंबरदार क्यों परेशान करता है? क्या बात है? मैंने कोई जवाब न दिया। सांप दरवाजे पर चढ़ गया। मैंने एक बार फिर दरवाजे पर संगीन से दस्तक दी। अंदर से मर्द की गाली देने की आवाज़ आई। इसके साथ ही दूसरे मर्द ने कहा, अरे डेओ, यहाँ सांप तो नहीं है? अगर है तो इसे मार डाल। फिर बता तू क्यों आया है? मैंने आवाज़ बदल कर कहा, सांप नहीं है ठाकर, दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा ज़रा सा चिरचिराया, फिर थोड़ा सा खुल गया। सुधा रंगनी के सांप के लिए थोड़ा सा शिगाफ ही काफ़ी था। वो झपट कर अंदर चला गया। अंदर शोर मच गया। मैं दरवाजे को धकेल कर अंदर घुस गया। ये शोर जल्द ही ख़त्म हो गया। एक आदमी को सांप ने हलाक कर डाला था और दूसरे के सीने में मेरी संगीन घुस गई। लेकिन मैंने संगीन इसके सीने में घूमते से पहले छलांग लगाकर इसके मुंह को अपने हाथ से दबा दिया था ताकि वो चीख न मार सके। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि सांप सुधा रंगनी के लिबास में गायब हो रहा था। सुधा रंगनी ने मुझे देखा तो बेख्तियार रोते हुए बोली, रघु मेरे रघु। मैंने तेजी से इसके हाथ पांव की रस्सियां खोल डाली और फूंक मार कर मोमबत्ती बुझा दी। फिर दरवाजे की दुर्ज में से बाहर झांक कर देखा। शोर की आवाज़ सुनकर पहरेदार तेज तेज कदमों से कोठरी की तरफ आ रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। पहरेदार ने बाहर खड़े होकर आहिस्ता से आवाज़ दी, रमेश जी, मैं डेओ भाई बोल रहा हूँ। क्या बात हुई है? मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर कहा, डेओ भाई अंदर आ जाओ। पहरेदार एक पल के लिए ठनका, फिर जूं ही इसने कोठरी में गर्दन डाली। मैंने इसे अपने बाजुओं में दबोच कर झटका दिया और अंदर खींच लिया। इसके साथ ही राइफल थी। इससे पहले कि वो फायर करता मैं इसे ठिकाने लगा चुका था। सुधा चारपाई से उठ खड़ी हुई थी। इसने पहरेदार की राइफल उठा ली और दोनों आदमियों की लाशों पर नफरत से थूक दिया। फिर अपने सीने पर हाथ मारकर बोली, मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। रघु, यहाँ तुम कैसे आ गए? मैंने कहा, ये बातें बाद में होंगी, पहले यहाँ से भाग। सुधा रंगनी ने कोठरी से निकलकर एक तरफ इशारा किया, रघु इधर औरतों का वार्ड है। मैंने सरगोशी से कहा, झुकी झुकी मेरे पीछे आओ, सामने अंधेरा है दीवार के पास। जेल का ये अहाता आधी रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। जो पहरेदार यहाँ चल फिर कर आवाज़ लगाकर पहरा देता था, इसकी लाश कोठरी में पड़ी थी। हमने झुके झुके भागकर अहाता उबूर किया और सामने दीवार के पास अंधेरे में आ गए। ये जेल की दीवार थी और जैसा कि जेल की दीवारें कच्ची रखी जाती है,
ये दीवार भी कच्ची थी। मैंने संगीन मारी तो दीवार की मिट्टी गिर पड़ी। सुधा, हम यहाँ से भाग जाएंगे। मैं इसके साथ अब तामुल जुबान में बात कर रहा था। इसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये जगह नरक समा है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। मैंने दीवार की मिट्टी उखेड़नी शुरू कर दी। मिट्टी भुरभुरी थी, संगीन भी नोकदार और तेज थी। देखते देखते वहां शगाफ पड़ गए। थोड़ी देर बाद सुधा ने संगीन पकड़ ली और दीवार के शगाफ को कुशादा करने लगी। मैंने 2 मिनट बाद इससे संगीन ले ली और खुद दीवार खोदने लगा। अचानक एक तरफ सर्च लाइट की रोशनी हुई। हम जल्दी से जमीन के साथ चिपक गए। रोशनी का दायरा जेल के दरवाजे पर ऊपर बने हुए मचान पर लगी सर्च लाइट पर से फेंका जा रहा था। ये दायरा दीवार के ऊपर खारदार तारों पर आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम जमीन पर सांस रोके हुए पड़े थे। सर्च लाइट की रोशनी का दायरा अब नीचे उतरने लगा। ये बड़ी बहुत खतरनाक बात थी। इस रोशनी में हमें देखा जा सकता था। मैं सुधा को खींचकर दीवार से दूर ले गया। सुधा की पुरानी साड़ी में से सांप की धीमी सी फंकार की आवाज आई। सुधा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर सरगोशी की, मेरे बेटे कोई बात नहीं, शांति शांति। मेरी आंखें दीवार पर ऊपर नीचे होती सर्च लाइट पर जमी हुई थी। मेरा दिल धड़क रहा था। अगर ये रोशनी दीवार की शुगाफ पर आई तो अभी जेल के खतरे के अलार्म चीख उठेंगे और फिर हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दीवार का शगाफ तो हमें रात के अंधेरे में भी नजर आ रहा था, लेकिन किस्मत हम पर मेहरबान थी। सर्च लाइट का दायरा शुगाफ से ऊपर ही से गुजर गया। मैंने सुधा का बाजू जरा सा दबाया। 10 मिनट की सरतोड़ कोशिश के बाद मैंने दीवार में छोटा सा सुराख कर लिया। फिर इस सुराख को इतना कुशादा किया कि हम इसमें से रेंग कर बाहर जा सकते थे। पहले मैंने शुगाफ में से सर निकाल कर बाहर देखा। बाहर एक खाई थी जिसकी दीवार के साथ साथ एक पतली सी पगडंडी जा रही थी। मैं बाहर निकल आया। फिर सुधा रंगनी को सहारा देकर बाहर खींच लिया। खाई में पानी भरा हुआ था और झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। हमने कुछ सोचे समझे बगैर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। सुधा रंगनी पर भी मेरी तरह जल्द ही नकाहत तारी हो गई। वो इतनी मुद्दत जेल के फाकों और अज़ियतों का नतीजा था। हमने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। हम इस इलाके से कतन वाकफ न थे। रात गहरी खामोशी और सुनसान थी। खाई के पार खेतों से दूर कुछ बुलंद इमारतों में रोशनियां हो रही थी। हम जेल की बुलंद दीवार के बिल्कुल साथ लगकर चल रहे थे। सांप, सुधा रंगनी का बेटा सांप, अब इसकी गर्दन से लिपट जाने की कोशिश कर रहा था। सुधा ने उसे नीचे कर दी। इसका सांस फूल रहा था, मगर वो मेरे साथ साथ तेज तेज चल रही थी। यह हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। हम 4 आदमियों को कत्ल करके जेल से भाग रहे थे। आगे जेल की दीवार पर बड़ा सा बल्ब रोशनी दे रहा था। हम रुक गए। हमने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ फिर दीवार की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। हम भागकर रोशनी के हिस्से को अबूर कर गए। खतरा था कि अगर हम इस तरह जेल की दीवार के साथ साथ चलते रहे तो जेल के बड़े फाटक पर जा निकलेंगे। मैंने अंधेरे में देखा कुछ फासले पर एक पुलिया सी दिखाई दी। हमने लपक कर इस पुलिया पर से खाई उबूर की और सामने वाले खेतों में जा घुसे। ये जवार के खेत थे और काफी ऊंची फसल उगी हुई थी। हमने अपना रुख इस सिमत कर लिया जिधर किसी इमारत या ऊंची बिल्डिंग की बत्तियां नहीं थी और दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। इस वक्त हमें जिस चीज ने ज्यादा परेशान कर रखा था वो ये थी कि हम अभी जेल से ज्यादा दूर नहीं गए थे और वहां किसी भी वक्त हमारे फरार का इल्म हो सकता था। इसके साथ ही पुलिस पार्टियां हमारी तलाश में निकल खड़ी होती और हम गिरफ्तार हो सकते थे। हमें तेजी से इस इलाके से बहुत दूर निकल जाना था। वक्त गुजरता जा रहा था। अंधेरे की चादर हमारी रखवाली कर रही थी। हमारी सांस फूल रही थी, मगर रुककर सांस लेने की फुर्सत न थी। कुछ फासले पर सड़क के खंभों की रोशनियां नजर आईं। हम इससे हटकर दूसरी सिमत चलने लगे। कुछ दूर चले होंगे कि एक छोटी सी मज़ाफ़ाती बस्ती आ गई। यहाँ क्वार्टर नुमा कोठियां बनी थी जिनके दरमियान सड़कें थी। यहाँ खंभों पर लगे बल्ब जल रहे थे। हम इस बस्ती के किनारे से होकर निकलने लगे तो कुछ फासले पर एक कोठी नुमा क्वार्टर या क्वार्टर नुमा कोठी के बाहर एक छोटी कार खड़ी नजर आई। मैं रुक गया। सुधा, हम इस कार को स्टार्ट कर लें तो यहाँ से जल्दी निकल जाने में कामयाब हो सकते हैं। कार पर तरपाल पड़ी थी। मैंने तरपाल को हटा दिया। संगीन की मदद से शीशे को नीचे गिराया। दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर मैंने स्टीयरिंग को घुमाया। स्टीयरिंग लॉक नहीं था। मैंने झुककर सेल्फ की तारों को डायरेक्ट किए। इंजन से गिड़गिड़ाहट की आवाज निकली और वो स्टार्ट हो गई। खुदा जाने कोठी में इसका नौकर या मालिक वगैरह जागा था या नहीं। बहरहाल मैंने एक्सीलेटर दबाया और तेजी से गाड़ी को लेकर आगे निकल गया। यह गाड़ी इस वक्त कुदरत की तरफ से बेबहा अतियत है। बस्ती की छोटी सड़क पर से हम तेजी से गुजर गए। आगे वही खंभों की रोशनियों वाली बड़ी सड़क आ गई। इस सड़क पर चढ़े बगैर कोई चारा न था। मैंने सड़क पर गाड़ी का रुख शहर से बाहर की तरफ मोड़ दिया। शहर की रोशनियां हमारे पीछे थी। सड़क करीबन खाली थी। कभी कभी कोई ट्रक क्रॉस कर जाता था। सुधा ने पूछा, रघु हम किधर जा रहे हैं? आगे कोई शहर हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। मेरी आंखें सड़क के इर्द गिर्द के इलाके का जायजा ले रही थी। अंधेरे में कहीं कहीं दरख्तों के ऊंचे ऊंचे झुंड नजर आ रहे थे।
खुदा जाने इस तरफ कोई सड़क जाती थी या नहीं, अगर जाती भी हो तो क्या मालूम आगे वो कोई दूसरी बस्ती में दाखिल हो जाए और हम पर कोई दूसरी मुसीबत आन पड़े। मैंने सुधा से कहा कि हम शहर से दूर किसी जंगल में जाकर छुप जाएंगे, मैं यहाँ से जंगल को जाने वाली सड़क देख रहा हूँ। सुधा रंगनी ने कहा, रघु प्यारे, मेरे माँ बाप के घर चलो, हमारे गाँव को बड़बोदा से आगे एक खुरपा स्टेशन है, वहाँ से रास्ता जाता है। मैं सुधा रंगनी के माँ बाप के दरिया वाले गाँव को भूल ही गया था। इसका गांव मेरे लिए कुछ देर के लिए अच्छी पनाहगाह साबित हो सकता था। मैं किसी जगह इत्मीनान से बैठकर अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करना चाहता था ताकि अपने आप को डॉक्टर अफरीदी के मिशन के लिए तैयार कर सकूं। मैंने सुधा से पूछा, खुरपा स्टेशन से तुम्हारा गांव कितनी दूर है? इसने कुछ सोच कर बताया, रघु, मैं कभी कभी गाँव से बाहर जाया करती थी। मालूम नहीं, पर इतना मालूम है कि खुरपा स्टेशन से बैलगाड़ी जंगल में एक रात एक दिन चलती रहती है, फिर दरिया आ जाता है। इस दरिया के किनारे मेरे माता पिता और दूसरे मछेरों की झोंपड़ियां बसती। मैं इतनी ही दूर जंगल में निकल जाना चाहता था। मेरी सारी तवज्जो खुरपा रेलवे स्टेशन की तरफ थी। सवाल यह था कि खुरपा रेलवे स्टेशन के बारे में किससे दरियाफ्त किया जाए। ये काम जरूरी भी था। हमारे लिबास इस कदर बोसीदा हो रहे थे कि लगता था कोयले की किसी कान से निकल कर आ रहे हैं। मेरी खाकी वर्दी अब निस्वारी हो गई थी, हुलिया भी चोरों जैसा था, दाढ़ी बड़ी हुई और बाल उलझे हुए थे, कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, कार सड़क पर भागी जा रही थी, टंकी में पेट्रोल भी बहुत था। अचानक बाएं जानिब रेलगाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। देखा तो दूर खेतों के पार रेलगाड़ी आगे को दौड़ी जा रही थी। अंधेरे में इसके डब्बों की रोशनियां बड़ी प्यारी लग रही थी। इसका मतलब था कि आगे कोई रेलवे स्टेशन था। इंजन बार बार सीटी बजा रहा था। सुधा रंगनी रेलगाड़ी को देखने लगी, फिर गाड़ी दरख्तों के पीछे गायब हो गई। सुधा, आगे स्टेशन है, ये कौन सा स्टेशन होगा? मुझे नहीं मालूम रघु, उतर कर मालूम कर लेंगे। मैंने जल्दी से कहा, खबरदार तुम गाड़ी से मत उतरना, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। सुधा रंगनी ने पहली बार अपनी सहरंगेज केसरी आंखें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा, मेरे रघु, तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? तुमने बताया ही नहीं कि तुम जेल खाने में कैसे आ गए। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुमसे नाराज हूँ। मैंने कहा, तुम्हें क्या मालूम मुझ पर क्या बीती। पुलिस ने मुझे भी अहमदाबाद की जेल में डाल दी। तुम्हारे इस सांप बेटे की वजह से मैंने भी बड़ी मुसीबत काटी है। सुधा रंगनी अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ये मेरा बेटा है, इसकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिर चमक कर कहने लगी, रघु, पुरुषों ने मेरे साथ जो सलूक किया है, मुझे इनसे नफरत हो गई है। मैं दुनिया के किसी पूर्वज को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों से किसी खूनख्वार दरिंदे की तरह चिंगारियां सी फूटने लगी। मैंने कार को सड़क की साइड पर कर लिया। सामने से एक ट्रक तेज रोशनी डालता चला आ रहा था। ट्रक गुजरा तो आगे बाएं जानिब रेलवे के सिग्नल की सबज और सुर्ख बत्तियां नजर आई। ये कोई मजाफाती रेलवे स्टेशन था। स्टेशन आ गया। सुधा, भगवान करे ये खुरपा स्टेशन हो। मैंने रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कार रोकी। जिस गाड़ी को हमने रास्ते में देखा था वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। कुछ मुसाफिर स्टेशन के गेट की तरफ दौड़े जा रहे थे। सुधा को कार में बैठने की ताकीद करते हुए मैं निकलकर स्टेशन की तरफ आ गया। यहाँ एक फकीर को दरख्त के नीचे बैठे देखा। वो रात की इस आखिरी गाड़ी के मुसाफिरों से दान वसूल करने वहां बैठा था। मैंने करीब जाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तमे भाई से एहो खुरपा स्टेशन से। मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती जुबान भी आ गई थी। फकीर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, खुरपा नहीं छे। अब मैंने हिंदी जुबान में पूछा कि खुरपा स्टेशन कितनी दूर है। इस फकीर की जुबानी पता चला कि खुरपा रेलवे स्टेशन अगला स्टेशन है। मैं तेजी से वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी सड़क पर डाल दी। खुरपा स्टेशन आगे आएगा सुधा। खुरपा का रेलवे स्टेशन वहां से 15 मील के फासले पर था। इसका इल्म मुझे सड़क पर लिखे एक संगे मील से जिस पर मेरी गाड़ी की रोशनी पड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार काफी तेज कर दी। दूर से खुरपा स्टेशन की सिग्नल की सुर्ख बत्तियां दिखाई दे रही थी। मैंने सुधा से कहा, इस वक्त यहाँ से कोई बैलगाड़ी भी मिल जाएगी तो हम भाड़ा कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सुधा बोली, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? चलो तो सही, मैं धारा अपने पिता के पास जाकर भाड़ा दे दूंगी। खुरपा का छोटा सा देहाती रेलवे स्टेशन आ गया। इस वक्त रेलवे स्टेशन की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। नींद हमारी आंखों से गायब थी। यही फिक्र लगा था कि जेल पुलिस की गार्ड राइफलें बंदूकें उठाए अभी पहुंचने ही वाली होगी। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दी। चूंकि यहाँ रात को आखिरी ट्रेन रुकती थी इसलिए 2-1 बैलगाड़ी वाले जरूर मौजूद रहते थे। यहाँ मैं किसी गाड़ी बान को गवाह नहीं बनाना चाहता था। मैंने सुधा रंगनी से कहा, सुधा, हमें यहाँ से जंगल में कुछ दूर पैदल चलना होगा। गाड़ी बान ने हमें देख लिया तो गवाह बन जाएगी। गाड़ी भी यहीं होगी। पुलिस आई तो गाड़ी बान इसे बता देगा कि हमें धारावार गाँव छोड़ा है। सुधा रंगनी भी सोच में पड़ गई। इस नुक्ते पर हमने गौर नहीं किया था। ये इस बात का सबूत था कि जेल की सऊबतें उठा उठा कर हमारी जहनी हालत कैसी हो गई थी। सुधा ने बताया कि वो जंगल के रास्ते से वाकिफ है। मैं गाड़ी निकाल कर आगे ले गया।
जब खुरपा स्टेशन जरा पीछे रह गया तो मैंने सुधा से पूछा कि अब यहाँ से कौन सा रास्ता जंगल की तरफ जाता है। सुधा रंगनी ने अंधेरे में सड़क के दाएं जानिब यानी मगरिब की तरफ के दरख्तों को गौर से देखा, फिर इधर इशारा करके बोली, इन जंगलों के पीछे दरिया है जिसके किनारे धाराबार के मछेरों का गांव है, वहीं मेरे माता पिता रहते हैं। मैंने पूछा कि आगे भी कहीं से कोई रास्ता इस जंगल को उतरता है। सुधा बोली, रास्ता तो जाता होगा रघु, परंतु वहां तुम्हारी ये फटपटी नहीं जाएगी। ये तो जंगल के रास्ते हैं, हमें तो पैदल ही जाना होगा। मैं सोचने लगा कि अगर बैलगाड़ी पर ये रास्ता एक रात एक दिन में तय होता है तो पैदल तो जरूर 4 दिन लग जाएंगे। इलावा अजी ये जंगल थे भी बड़े खतरनाक, जंगली दरिंदों किस्म किस्म के जहरीले हशात-उलट से भरे हुए। इसमें कोई शक नहीं कि हमने पहले भी कई जंगलों में सफर किया था, लेकिन इस सफर में यकीनन जान का खतरा था। हमारे पास हथियारों के तौर पर सिर्फ एक संगीन ही थी, बाकी सुधा रंगनी का चहेता सांप बेटा था, जिसके बारे में यह खास बात थी कि इसकी बू पाकर दरिंदा इधर का रुख नहीं करता, मगर खुद इस सांप पर जब कोई हादसा गुजर सकता था। बहरहाल शहर की तरफ भी हमें मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, इसलिए इस जंगल में दाखिल होना लाजमी था। आगे एक दरिया आ गया। मैंने सोचा कि पुल की दूसरी जानिब जाकर गाड़ी दरिया बुर्द कर देंगे और खुद जंगल में दाखिल हो जाएंगे। गाड़ी पुल पर से गुजर कर दूसरी तरफ आई तो मेरा दिल धक से रह गया। पुल की एक जानिब खंबे की रोशनी में नीचे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 2 पुलिस वाले सड़क के बीच खड़े मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। सुधा रंगनी ने घबरा कर कहा, रघु ये मुझे पकड़ लेंगे। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। हमारी गिरफ्तारी यकीनी थी। गाड़ी को तेजी से घुमाया तो सिपाही एक तरफ हट गए। मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया था कि मुझे कहां से गाड़ी किधर को घुमानी है और फिर इसे निकाल कर किधर को ले जाना है, क्योंकि मैं एक सिपाही के हाथ में पिस्तौल देख चुका था। दोनों सिपाही अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी इनके पीछे डाल दी। रफ्तार 40 किलोमीटर से ऊपर थी। सुधा रंगनी ने चीख मारकर अपना सर नीचे कर लिया। सिपाही शुशुद्ध रह गए थे। उन्होंने छलांग लगाई और सड़क की साइड पर जा गिरे, मगर मैंने तो उन्हें कुचलने का फैसला कर लिया था। मैं जानता था कि अगर मैं रुके बगैर वहां से निकल गया तो वो अपनी जीप भी मेरे ताकुब में कर देंगे और फिर इनके पास असलहा भी मौजूद था। वो हम में से किसी एक को हलाक भी कर सकते थे। हो सकता था कि वो हमारी ही गिरफ्तारी के लिए वहां खड़े हों। मैंने गाड़ी इनके ऊपर चढ़ा दी। टायर 2-3 बार ऊपर को उछले और गाड़ी झटके खाती आगे सड़क पर आ गई। मैंने पलट कर देखा, खंबे की रोशनी में एक सिपाही सड़क पर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सिपाही सड़क के किनारे बेहिस्सो हरकत पड़ा था। मैंने तेजी से गाड़ी वापस मोड़ी और पूरी रफ्तार से चलाते हुए सिपाही को पीछे से टक्कर मार दी। मेरा अपना सर भी स्टीयरिंग से टकरा गया। माथे से खून बहने लगा। सिपाही उछलकर दूर पुल के जंगले से टकरा गया और सड़क पर आन पड़ा। मेरी गाड़ी ने भी चलने से इनकार कर दिया था। इसके रेडिएटर से शू शू की आवाजें और धुआं उठने लगा था। सुधा जल्दी से बाहर निकलकर पुलिस जीप की तरफ आओ। सुधा रंगनी का सांप भी इसकी गर्दन में आ गया था और मुंह उठाए हैरत से इधर उधर देख रहा था। मैंने संगीन उठाई और सुधा को लेकर पुलिस की जीप में घुस गया। दरवाजा जोर से बंद किया। जीप स्टार्ट करके इसे भगाना शुरू कर दिया। सुधा रंगनी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर मेरे माथे पर पट्टी बांधी। मेरी आंखें सड़क पर दूर तक घूर रही थी। सड़क सुनसान थी। पुल पीछे रह गया था। मैंने सुधा से कहा, हमें कहां से जंगल में उतरना है सुधा? इसने प्यार से मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, दर्द तो नहीं हो रहा रघु मेरे स्वामी? मैंने झिंझिलाकर कहा, अरे ये बताओ कि जंगल में कहां से दाखिल हूँ? सुधा ने मेरे सामने और फिर दाएं जानिब देखा और बोली, बस रघु वो जो खंबा है वहां से एक कच्चा रास्ता जंगल को जाता है। मैंने जीप को एक तरफ रोक दिया। अब इसकी तलाशी ली। इस जीप से हमें एक टॉर्च, 2 राइफलें, गोलियों का एक डब्बा और एक टिफिन कैरियर भी। ये सारी चीजें हमने उठा ली। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से उतरकर रात के अंधेरे में कच्ची सड़क पर से दौड़कर जंगल में दाखिल हो गए। सुधा रंगनी इस जंगल से वाकिफ थी। वो अपने बाप के साथ इस जंगल में कई बार सफर कर चुकी थी। रात ढलने लगी थी मगर जंगल में घटा टोप अंधेरा था। गुजरात की पुलिस के खौफ से हम पिछले पहर के 4 बजे तक चलते रहे। आखिर थक कर एक जगह बैठ गए। दरख्तों की घनी शाखों के ऊपर आसमान से पू फट रही थी। सुधा रंगनी ने मेरे सर को हाथ लगाकर देखा, रघु दर्द तो नहीं हो रहा रे? इसने पट्टी उतार दी जो खून में तरबतर थी। हाय राम रघु, तेरा तो बड़ा खून बह गया। इसने साड़ी का एक और पल्लू फाड़ा और मेरे माथे का खून साफ करके पट्टी बांध दी। इसके कपड़ों से पहली बार मुझे नारियल की महक आई। मैंने टिफिन कैरियर को खोलकर गौर से देखा। इसमें पराठे, अचार और भाजी थी। एक लिफाफे में थोड़ा सा गुड़ भी था। सुधा रंगनी खुश होकर बोली, गुड़ मेरा बेटा खाएगा, इसे गुड़ बहुत पसंद है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सुधा भगवान के लिए अपने इस नाग सपूत को मुझसे परे रखो। कई दिनों के बाद पराठा खाने को नसीब हुआ है, ये लो तुम भी खाओ। सुधा रंगनी तनिक कर बोली, रघु खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ कहा। फिर इसने मुस्कुराते हुए अपने सांप के बच्चे को गर्दन में से उतारा और लिफाफे में से गुड़ निकाल कर इसके मुंह में डालने लगी। साथ ही साथ वो खुद भी खा रही थी।
थोड़ा सा गुड़ सांप के मुंह में डालती और बाकी अपने मुंह में डाल लेती। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ये कमबख्त औरत बहुत जल्द नागिन बनने वाली थी। काश इसके साथ ये काले मुंह वाला सांप ना होता, फिर शायद मैं इससे मोहब्बत करने लगता। मोहब्बत अब भी मुझे इस केसरी रंग की आंखों वाली स्याफाम लड़की से हो गई थी, मगर मैं इसके करीब जाते हुए डरता था। मैंने पराठा इसकी तरफ बढ़ाया। अरे ये भी खाओ, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? क्यों नहीं खाती हूँ, पहले अपने बच्चे को तो खिला लूँ। वो मुस्कुराकर अपने सांप बेटे के मुंह में गुड़ डालती हुई बोली, खाना खाओ, अभी बड़ा लंबा सफर बाकी है। सुधा रंगनी पराठा खाने लगी। एक बात बताऊं सुधा, जेल में जो वार्डन तुम्हें उठाकर कोठरी में ले गए थे उन्होंने। सुधा रंगनी ने तड़प कर सांप का मुंह मेरी तरफ कर दिया। रघु तुम बेगैरत हो, तुम मेरे पतिदेव नहीं हो। तुम मुझे पुलिस वालों के पास छोड़कर भाग गए थे। निवाला मेरे हाथ में ही रह गया। सांप अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। अरे ओ पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया था। मैं कहाँ भागा था, मैंने झूठ बोला। सुधा ने सांप का मुंह पीछे कर लिया और तलखी से बोली, तुम झूठ कहते हो रघु, तुम मेरे स्वामी ना होते तो मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ती। फिर वो सर झुकाकर सिसकियां भरने लगी। मैंने निवाला वहीं रख दिया और सुधा रंगनी को दिलासा देने लगे। इसने मेरा हाथ पीछे झटक दिया और गर्दन तान कर बोली, जेल के इन दोनों मुर्दों ने मेरी हत्या की है। इसने झपट कर राइफल उठाई और मेरी तरफ गर्दन घुमाकर केसरी आंखों से तकने लगी। इसकी आंखों से शोले निकलते मालूम हो रहे थे। रघु मुझे राइफल चलाना सिखा दो, मैं दुनिया के तमाम मर्दों को हलाक कर देना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगा, तुम खाना खाओ ना। इसके हाथ राइफल पर मजबूती से जमे हुए थे। इसने गहरा सांस भरकर जो एक फंकार से मिलता जुलता था राइफल नीचे रख दी। आहिस्ता आहिस्ता रोटी खाने लगी। मैं इस मौजू पर अब इससे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैंने कहा कहीं से पानी तलाश करके लाता हूँ। टिफिन कैरियर का खाली डब्बा लेकर मैं दरख्तों की तरफ निकल गया। इस औरत में खूनख्वार किस्म की नागन बेदार हो रही थी, लेकिन वो सच्ची थी। इसके साथ ज्यादती हुई थी और गरीब औरत अपनी बेइज्जती कभी नहीं भुला सकती। इसके पास इज्जत ही तो एक दौलत होती है। मैं पानी लेकर आया तो वो हस्बे मामूल आलती पालती मारे बैठी थी और इसके स्याफाम चेहरे पर ममता का नूर बरस रहा था। मैं इसके पास बैठ गया, इसे पानी पीने को दिया। फिर मुझे अचानक खजाने के लाल का ख्याल आ गया। सुधा, इस लाल का क्या हुआ? सुधा नफरत से होंठ सुकेड़ कर बोली, वो तो साले पुलिस वाले मुझसे ले गए, सरकार को दे दिया होगा या खुद खा गए होंगे, लफंगे कहेंगे। फिर आ भरकर कहने लगी, ना तू राजा बना ना मैं राजा। राजमहल का सपना भी पूरा ना हुआ रघु, तुम देख लेना। मैं इन हवालदारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मुझे पकड़कर बंदी खाने में डाल दिया था। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।